Hello student, this is Chaya Yadav and today we will discuss lecture 7, the Settlement Act 1781 and the Pitt's India Act 1784. और लेक्चर 6 में हमने इससे पहले डिस्कस किया था द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है सेटलमेंट एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि सेटलमेंट एक्ट 1781 पे अभी तक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए मैंने लिखे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 2014, 16, 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये एक्ट क्यों लाया गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। The Act of Settlement of 1781 tried to reconcile the difference between the Supreme Court and Supreme Council. ये एक्ट इसलिए आया था कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच जो डिफरेंस क्लियर कर सकें, समाधान निकाल सकें कि आपका ज्यूरिडिक्शन क्या है और आपका ज्यूरिडिक्शन क्या है। ये सेटलमेंट एक्ट लाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो ये है कि जो मेन पार्ट हैं गवर्नमेंट के, सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल काउंसिल, सुप्रीम काउंसिल, उन दोनों के जो जुडिक्शन है उसको क्लियर कर लिया जाए, उसका डिफरेंस क्लियर कर दिया जाए कि ये आपका जुडिक्शन है और ये आपका जुडिक्शन है। आप यहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकते और आप यहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसलिए सेटलमेंट एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो अब आप ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए हैं आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोविज़न कि इस एक्ट ने क्या डिफरेंस क्लियर किया, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या बताया है, देखिए। द एक्ट प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, ठीक है। ये गवर्नर जनरल एंड काउंसिल कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1661। 1661 में ये कंपनी को परमिशन मिली थी कि आप इंडिया में गवर्नर जनरल एंड उसकी काउंसिल इस्टेब्लिश कीजिए, और उसी टाइम पर इस इंस्टीट्यूट, इस ऑर्गेनाइजेशन को सिविल एंड क्रिमिनल दोनों पावर दे दी गई थी। ये गवर्नर जनरल काउंसिल हमेशा पावर में रहेगी, ठीक है। देखिए जब सेटलमेंट एक्ट 1781 आ रहा है तो यहाँ पर भी इसके लिए क्या प्रोविज़न है कि गवर्नर जनरल काउंसिल वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट का पब्लिक से रिलेटेड या सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर आ रहा है तो उससे गवर्नर जनरल एंड उसकी काउंसिल इम्यून रहेगी, मुक्त रहेगी। आपको ये समझना है, ठीक है। ये प्रोविज़न लाया गया, मीन्स यहाँ क्लियर किया गया कि आपका जुरिडिक्शन क्या है। मीन्स सुप्रीम कोर्ट अगर पब्लिक से रिलेटेड उसकी भलाई के लिए या उसके लिए कोई भी ऑर्डर अगर ला रही है पब्लिक के लिए, तो उस ऑर्डर से कौन इम्यून रहेगा? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। ये क्लियर हुआ यहाँ पे। अब दूसरा प्रोविज़न देखिए क्या लाया गया इस एक्ट के थ्रू। द सुप्रीम कोर्ट हैड नो ज्यूरिडिक्शन, किस चीज़ में? इन एनी मैटर कंसर्निंग द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू के कलेक्शन से रिलेटेड किसी भी मैटर में सुप्रीम कोर्ट का कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है। ये क्लियर कर दिया गया, आप समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पहले प्रोविज़न में गवर्नर जनरल काउंसिल को पब्लिक से रिलेटेड अगर सुप्रीम कोई कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो उससे उसको इम्यून कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है वो रेवेन्यू कलेक्शन में नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट हैड नो ज्यूरिडिक्शन इन एनी मैटर कंसर्निंग द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो चीज़ें आपको क्लियर हुई कि रेवेन्यू से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है। अगर पब्लिक से रिलेटेड उसके वेलफेयर या किसी भी तरीके से अगर वो कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लाता है तो उससे गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल इम्यून रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सेक्शन 9 इस एक्ट, सेटलमेंट एक्ट का सेक्शन 9 क्या कहता है? वो प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन का पोजेस्ट अगर किसी भी लैंड पर है, चाहे वो खुद की हो चाहे उसने रेंट पे ली हो,
अगर ऐसी कोई उसने लैंड ली है और वो टैक्स पे कर रहा है और वो पर्सन कहाँ का है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से क्या है, इम्यून है, वो भी मुक्त है। वो पर्सन भी जिसकी लैंड होगी या उसने रेंट पे लैंड ली है और वो टैक्स पे कर रहा है किसको, कंपनी को, और उसकी लैंड कहाँ है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में, और यहाँ पे अगर वो पर्सन है और उसकी लैंड है, वो टैक्स पे कर रहा है, तो सेक्शन 9 ये कहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से इम्यून है। तो आप ये समझिए यहाँ पे क्लियर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर रेवेन्यू से रिलेटेड, सिविल लॉ से रिलेटेड हर एक पॉइंट पे आप देख रहे हो कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम किया जा रहा है कि रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर कोई ऑर्डर आ रहा है तो उसमें गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल मुक्त है पूरी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अगर कोई पर्सन टैक्स पे कर रहा है तो वो टैक्स कौन ले रहा है, गवर्नर जनरल की काउंसिल ले रही है। तो टैक्स से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड अगर कोई पर्सन है, वो रेंट पे चाहे लैंड लिया हो चाहे उसकी खुद की हो, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता है। वो कौन सुनेगा, गवर्नर जनरल की काउंसिल सुनेगी उसकी प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको देखनी है, क्योंकि जब आप यहाँ पे ये समझ रहे हो कि इस सेटलमेंट एक्ट के थ्रू क्या प्रोविज़न आया है, तो जब पटना केस हम पढ़ेंगे तब आप वहाँ पे क्लियर हो पाओगे कि ये जुरिडिक्शन जब लाया गया था तो पटना केस में आप देखोगे कैसे ये फेल हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इस एक्ट का, वो देखिए कि ये एक्ट और क्या प्रोवाइड करता है कि अगर कोई कंपनी में या गवर्नर जनरल की काउंसिल में कोई मेंबर है जो जॉब कर रहा है, तो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से क्या है, फ्री है। द एक्ट प्रोवाइडेड दैट द पर्सन हु वर अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी और द गवर्नर जनरल काउंसिल were excluded from the jurisdiction of the Supreme Court। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से इनहेरिटेंस या सक्सेशन, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स, इन मैटर से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट है तो वो पूरी तरीके से फ्री है। लेकिन ये जो कोर्ट है यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है क्या, कि कोई भी अगर क्रिमिनल केस है अंडर द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओनली फॉर क्रिमिनल ट्रायल्स, कि अगर यहाँ पर कोई है और क्रिमिनल अगर कोई केस है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन में आएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि द एक्ट फर्दर प्रोवाइडेड दैट नो एक्शन कुड बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट एनी जुडिशियल ऑफिसर इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कि यहाँ पर जुडिशियल फंक्शन से रिलेटेड अगर कोई जुडिशरी से रिलेटेड कोई मेंबर है और उसने कोई एक्ट किया है या उससे रिलेटेड कोई केस है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट के में वो मैटर या वो केस नहीं चल सकता है। ठीक है, तो किसी भी न्यायिक जुडिशियल अगर कोई ऑफिसर है या कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई मेंबर है, उसमें अगर आप चाहते हो कि उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट उसका केस एक्सेप्ट कर ले या उससे रिलेटेड कोई केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चले, तो ऐसी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास अभी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि एक फर्स्ट टाइम इस एक्ट के थ्रू क्या प्रोवाइड किया गया था, फर्स्ट टाइम, ठीक है, सिविल एंड क्रिमिनल जुडिक्शन प्रोविंशियल कोर्ट्स को जो है ये पावर दी गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की तरह ही, कि वो सुप्रीम कोर्ट, आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो है जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं उनको सिविल एंड क्रिमिनल जुडिक्शन जो है वो दिया गया है। ठीक है, जैसे सपोज अगर क्रिमिनल केस है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आएगा, उसके लिए ये है कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं उनको भी ये राइट दे दिया गया था, तो अपील के थ्रू यहाँ पर केसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो मुअब्सिल कोर्ट्स हैं उनको दिया गया है, और ये कोर्ट जो है ऑथराइज़ किया है किसको, सदर दीवानी अदालत को, और ये सारे केसेस को रेवेन्यू से रिलेटेड जो मैटर हैं
वो देख सकता है। तो सदर अदालत का जो पावर है, जो ज्यूडिक्शन है, इस एक्ट के थ्रू बढ़ाया गया था। मींस जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं उनकी पावर को जो है वो बढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इस एक्ट के थ्रू और क्या किया है, क्योंकि ये एक्ट सेटलमेंट एक्ट है, सेटलमेंट कराने आया है इंडिया में। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका ये सोल्यूशन कि हाँ ये आपका ज्यूडिक्शन है, ये आपका ज्यूडिक्शन है, क्रिमिनल मैटर में आपका ज्यूडिक्शन है, सिविल मैटर में आपका ज्यूडिक्शन है। तो इस तरीके के सारे मैटर्स को ये सॉल्व करने के लिए आया है। तो ये एक्ट जो है अब क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या प्रोवाइड करेगा कि यहाँ पर यूसेज ऑफ द नेटिव्स की जो रिलीजियस जो लोग जो नेटिव्स हैं, जो रिलीजियस आप कह सकते हो कि राइट यूज़ कर रहे हैं, रिचुअल्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक्ट जो है वो एक सेफ गार्ड की तरह है कि हाँ उसको उनके अकॉर्डिंग, पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग या सिविल मैटर्स के अकॉर्डिंग, जो मुअफ्सिल एरिया है वहाँ पे भी और जो सेंट्रल कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी ये जो पॉइंट्स हैं इसको ध्यान रखा जाएगा कि जो नेटिव्स हैं उनको उनके लॉज, पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो जजमेंट दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि सेटलमेंट एक्ट में क्या किया गया है, सारे प्रोविज़न्स यहाँ हैं। सबसे पहले गवर्नर जनरल एंड काउंसिल है, उसको कम्प्लीटली इम्यून किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, मतलब उसके ऑर्डर से। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई जुडिक्शन नहीं है रेवेन्यू कलेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट 9 सेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो किसी भी लैंड का, जैसे उसने लैंड खुद की हो या रेंट पे लिया और वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से इम्यून है वो भी। ठीक है, वो पर्सन भी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए कि कोई भी पर्सन, प्रोवाइडेड दैट पर्सन हु वर अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, वो अगर कंपनी के में जॉब कर रहा है तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूडिक्शन से फ्री है। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर है वो केवल और सिविल मैटर में वो फ्री है, बट अगर क्रिमिनल मैटर है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ठीक है, दे वर अंडर द ज्यूडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओनली फॉर क्रिमिनल ट्रायल्स। ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो कंपनी में जो है वो जॉब कर रहे हैं उनके लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि यहाँ पर कोई भी अगर जुडिशियल पर्सन है, कोई जुडिशियल ऑफिसर है, ठीक है, और अगर उसने कोई उससे रिलेटेड जुडिशियल फंक्शन से, जुडिशियल ऑफिसर से रिलेटेड अगर कोई एक्शन लेना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मतलब ऐसा जुडिक्शन नहीं है कि वो इनके अगेंस्ट जो है या इनसे रिलेटेड कोई मैटर सुन सके। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ब्रिटिश फर्स्ट टाइम जो है सिविल एंड क्रिमिनल जो पावर है वो प्रोविंशियल कोर्ट्स को प्रोवाइड किया था। एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए कि जो सदर दीवानी अदालत है वो अब रेवेन्यू केसेस जो है वो देख सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अब जो इंडियंस हैं उनको इंग्लिश लॉ की बजाय जो हिंदू लॉ है, पर्सनल लॉ है, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट या पनिशमेंट दिया जाएगा जो वो यूज़ करते हैं। ठीक है, जो एंशिएंट राइट्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनके वो आप कह सकते हो कि इस कोर्ट ने, इस एक्ट ने एक सेफ गार्ड जो है वो की तरह वर्क किया कि उनको पर्सनल लॉ, सिविल मैटर्स में भी उनको जो है वो जजमेंट या पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इसलिए इस एक्ट से क्या क्या चीज़ें हैं आप देख सकते हो कि ये एक्ट, सेटलमेंट एक्ट, केवल और केवल ज्यूडिक्शन को क्लियर करने के लिए आया था कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट है जो हम लोग का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्ट जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 1784 है वो क्या हम लोग को प्रोवाइड करेगा। अब ये एक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये एक्ट आने के पीछे ये रीज़न था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिसाइड कर ली है कि अब मेरे पास केवल और केवल कि अगर ब्रिटेन का या ब्रिटेन गवर्नमेंट का अगर इंटरेस्ट बना रहेगा इकोनॉमी में तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक सोल्यूशन है, पॉसिबल सोल्यूशन, कि हम यहाँ पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कंपनी है उसके ऑफिसर्स पे कंट्रोल करें, उसके गवर्नमेंट, उसके ऑफिसर्स पे हम कंट्रोल रखेंगे, तभी जो है हमें इकोनॉमी इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये इनको एक सोल्यूशन दिखा और ये कंट्रोल करने के लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हो द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट में बी स्टेटेड अंडर द फॉलोइंग
ठीक है। यहाँ पे 2 बोर्ड का यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, एक तो पहले से ही है, एक नया बोर्ड इस्टेब्लिश होगा। और क्या है इन लोगों का प्रोविज़न, देखिए कि प्रोविज़न डीलिंग विद द होम गवर्नमेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनीज मैनेजमेंट इन इंग्लैंड। तो यहाँ पर जो प्रोविज़न है पिट्स इंडिया एक्ट में वो 2 एस्पेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। एक पब्लिक पॉलिटिकल अफेयर्स, एक कॉमर्शियल अफेयर्स। तो 2 यहाँ पे बोर्ड बनाए गए हैं। देखिए प्रोविजंस डीलिंग विद द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। एक नया ये बनाया गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो डील करेगा पॉलिटिकल अफेयर्स। एंड प्रोविज़न डीलिंग विद द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो डील करेगा कॉमर्शियल अफेयर्स, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से चला रहा है, लेकिन एक नया जो बनाया गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, तो उसका क्या राइट है, वो किन किन मैटर्स में देख सकता है। तो आपको जो पिट्स इंडिया एक्ट देखना है उसमें 2 मेन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेन यहाँ पे प्रोविज़न है कि 2 बनाए गए हैं बोर्ड, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। दोनों किस मैटर से मैंने यहाँ बोल्ड कर दिया है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड मैटर्स को देखेगा, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो कॉमर्शियल अफेयर से रिलेटेड मैटर्स को देखेगा। तो देखिए जो प्रोविजंस हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड वो क्या है। द एक्ट क्रिएटेड अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस एक्ट ने, पिट्स इंडिया एक्ट ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल पोस्ट कह सकते हो क्रिएट किया, ठीक है। तो इसमें जो है 6 कमिश्नर्स होंगे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड है उसमें टोटल कितने मेंबर होंगे, 6 कमिश्नर्स होंगे, ठीक है। और ये इंडिया के अफेयर्स को देखेंगे, बोर्ड ऑफ 6 कमिश्नर फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसमें कितने मेंबर्स होंगे, तो देखिए एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, ठीक है, और एक होगा द चांसलर ऑफ एक्सचेकर एंड 4 अदर मेंबर्स ऑफ द प्रीवी काउंसिल। तो ये इतने मेंबर होंगे कहाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। ये जो प्रोविज़न लाया गया है, नया पोस्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया है, द एक्ट क्रिएटेड अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और अ बोर्ड ऑफ 6 कमिश्नर्स फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कितने मेंबर्स यहाँ पे रहेंगे इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा, द चांसलर ऑफ एक्सचेकर रहेगा एंड 4 अदर मेंबर्स ऑफ द प्रीवी काउंसिल रहेंगे, ठीक है। और ये बोर्ड जो है वो सारे फंक्शंस को, ये इस बोर्ड को क्यों इस्टेब्लिश किया गया, जैसे आपने देखा कि भाई यहाँ 2 आपको मेन काम दिख रहा है कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पिट्स इंडिया एक्ट आने के पीछे जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के काम, एक्टिविटीज़, ऑफिसर्स में इंटरफेयर करना था। क्यों, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा तो मुझे जो फ़ायदा हो रहा है वो नहीं होगा। तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ अब एक ही ये पॉसिबिलिटी थी कि वो कंपनी के ऑफिसर्स, उसके गवर्नमेंट, उसके जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर ले। तो कंट्रोल करने के लिए इसने क्या बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, जिसको इसने पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड, मीन्स क्या क्या इसके पास रहेंगे सब्जेक्ट्स, वो देखते हैं कि द बोर्ड ऑफ कंट्रोल का फंक्शन क्या है, डायरेक्ट करना एंड ऑल कंट्रोल ऑल एक्ट्स, कि मतलब निर्देशन देना, डायरेक्ट करना एंड उसके जो भी अदर फंक्शन है उनको कंट्रोल करना। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ये काम है जो इसने बनाए गए हैं, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा, चांसलर ऑफ एक्सचेकर रहेगा एंड 4 अदर मेंबर्स ऑफ द प्रीवी काउंसिल रहेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि अब ये क्या है। और दूसरी चीज़ कि ये और जो लिखा है कि कंट्रोल ऑल एक्ट्स कंसर्न एंड, यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेटिंग टू सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल, ठीक है, कि जो ब्रिटिश टेरिटोरियल में जो रेवेन्यू वाले एरिया है वहाँ से रेवेन्यू कर, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास सारी पावर है, मीन्स डायरेक्ट करना एंड कंट्रोल ऑल एक्ट्स। तो अब आप समझ जाओ सारी पावर इसके पास है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। तो पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो ये 2 मेन हैं, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स एंड कॉमर्शियल अफेयर्स। दिख रहा है आपको। अब नेक्स्ट हम लोग को देखना है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, कि इसका क्या काम है। तो यहाँ इस एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू क्या किया गया था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उसको फिर से कंटिन्यू कर दिया गया, अलाउ कर दिया, किस चीज़ के लिए, कॉमर्शियल प्रिविलेज के लिए।
तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसको किस तरीके की पावर दी गई, कॉमर्शियल प्रिविलेज दी गई, रिस्टार्ट कर दी गई, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था कि दो यहाँ पे मेन प्रोविज़न जो वहाँ से रिलेटेड हैं होम गवर्नमेंट से, उसमें पॉलिटिकल अफेयर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो आपने देख लिया, एंड कॉमर्शियल अफेयर्स किसके पास है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखना है कि प्रोविज़न डीलिंग विद द कंपनीज गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। दो पॉइंट हम लोगों को यहाँ भी देखना है, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट था वो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड था, और यहाँ पे जो प्रोविज़न हम देख रहे हैं कंपनीज गवर्नमेंट इन इंडिया की, ठीक है। तो इसमें ये है कि टोटल अभी तक जो कंपनी की गवर्नमेंट है उसमें टोटल 4 मेंबर्स थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। इस एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, तो यहाँ पर गवर्नर इन काउंसिल में अब टोटल 4 की जगह 3 मेंबर्स होंगे, और उसमें से एक होगा कमांडर इन चीफ ऑफ द कंपनीज, ठीक है। कंपनीज के आर्म फोर्स इन इंडिया से रिलेटेड एक कमांडर इन चीफ भी बैठेगा कहाँ, गवर्नर जनरल की काउंसिल में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोविज़न डीलिंग विद द कंपनीज गवर्नमेंट इन इंडिया, तो उसमें गवर्नर जनरल काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। तो क्या अमेंडमेंट किए गए थे, नाउ इट वाज टू कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 मेंबर्स, ठीक है। अब पहले क्या था, टोटल 4 मेंबर्स थे, तो ये चीज़ किया गया, और जो अब एक थर्ड मेंबर जो अपॉइंट होगा कमांडर इन चीफ होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो और उसकी प्रेसिडेंसीज हैं वहाँ पर क्या लाया गया था रूल, तो द गवर्नर्स काउंसिल इन ईच प्रेसिडेंसी वाज कंसिस्ट ऑफ 3 एंड नॉट 4 मेंबर्स एज बिफोर, ठीक है। यहाँ पर भी टोटल 3 मेंबर्स कर दिए गए, और एक जो है द कमांडर इन चीफ होगा यहाँ पे भी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो मेंबर है गवर्नर जनरल इन काउंसिल के वो कम किए गए हैं। एक यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया है, जो मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से है उसको पावर उसकी फिर कमर्शियल पावर कंटिन्यू कर दी गई है, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास सारी पावर रख दी गई है, ठीक है। तो ये टोटल पॉइंट्स थे। और अब मैं देखती हूँ कि जैसे आपने देखा कि ये एक्ट है, इसमें आपने बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख लिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख लिया, एंड कंपनीज के गवर्नमेंट में क्या चेंज किया गया था, एंड जो प्रोविजंस हैं प्रेसिडेंसी टाउन में जो गवर्नर्स काउंसिल है वहाँ पे क्या चेंज किया गया। तो अब ये देखना है कि इस एक्ट का सिग्निफिकेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑब्जेक्टिव समझ जाते हो, सिग्निफिकेंट समझ जाते हो, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बहुत जल्दी कैच करते हो, ठीक है। क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव समझ गए कि हाँ इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही यही था, तो मीन्स कि वो उसी से रिलेटेड काम कर। जैसे सेटलमेंट एक्ट में क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो सुप्रीम काउंसिल है उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको क्लियर करना। तो जब डिफरेंस क्लियर करना है तो आप समझ गए कि हाँ इन दोनों की पावर से रिलेटेड, ज्यूडिक्शन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच क्या डिफरेंस है, क्लियर करना है। ऐसे ही पिट्स इंडिया एक्ट में क्या ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मींस कि ब्रिटेन क्राउन को अब ये लगने लगा है कि अब मुझे यहाँ पर अगर फ़ायदा चाहिए तो हमें क्या करना है, कंपनी को कंट्रोल करना है, कंपनी के ऑफिसर्स को कंट्रोल करना है, इसके जो फंक्शंस हैं, जो ऑफिसर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। उनको कंट्रोल करने के लिए इसने यहाँ पे दो आप देख रहे हो डायरेक्टर ऑफ कंट्रोल को फिर से पावर दी कमर्शियल, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, उसको सारी पावर इसने दी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके प्रोविजंस। तो अब हम देखेंगे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका क्या मेन सिग्निफिकेंट है। तो 2 मेन रीजंस बताए गए। फर्स्ट क्या है कि कंपनीज टेरिटरीज़ कि जो कंपनी के अंदर में जो टेरिटरीज़ हैं, जो उसके क्षेत्र हैं, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम जो है वो क्या कहे गए थे, तो ब्रिटिश पोजेस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कि अब जो ब्रिटिश का क्षेत्र कहा गया, ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र इंडिया को कहा गया कि इंडिया अब किसके अधीन है, ब्रिटिश के अधीन है, अभी कंपनी के अधीन नहीं है, अब किसके अधीन हो गया, इंडिया के ब्रिटेन के अधीन हो गया, ये कहा गया। एंड सेकंड पॉइंट क्या कहा गया कि सेकंड पॉइंट में ये है कि कंपनीज के जितने भी अफेयर्स हैं, आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन है कंपनी का, वो ओवरऑल किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया।
तो यहाँ पर जो सुप्रीम कंट्रोल है वो किसका हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया। तो ये एक्ट क्या देता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल देता है, सुप्रीम कंट्रोल देता है कंपनी के सारे अफेयर्स पे एंड उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो आप देख सकते हो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये अब जो है इंडिया किसके अधीन हो गया, ब्रिटेन के अधीन हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि अब जो है वो कंट्रोल किसका हो गया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया है कंपनीज के अफेयर्स पे, जो कंपनी के अफेयर्स हैं एंड उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट था, जिसमें मेन आप देख सकते हो दो ही बॉडीज़ हैं यहाँ पे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो इसके प्रोविजंस हैं। और मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया ताकि आप पहले ही क्लियर रहो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड है एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था पिट्स इंडिया एक्ट का, और ये सेटलमेंट एक्ट है। तो स्टूडेंट्स सिर्फ आज के लिए इतना ही है, ये दो एक्ट आज इस लेक्चर 7 में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। थैंक यू।